हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम माइंड मैप पढ़ने आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का। और इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस अभी क्लास 12th के लिए जो है सेम है, लेकिन नीट के लिए सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आप नीट के बच्चे हैं तो लास्ट में यहाँ पे मैं डेंगू और चिकनगुनिया थोड़ा डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मतलब टॉपिक्स ऐड किए गए हैं नीट में, तो डेंगू और चिकनगुनिया हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 12th हैं तो आपको डेंगू चिकनगुनिया अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th के लिए सिलेबस सेम है। नीट वाले बच्चों को वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में होगा एकदम, इसी वजह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है हमारे पास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें हमें डिसीज के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में। बाकी पेजेस हटा देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना, अब सही है। तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस कहती थी कि ह्यूमर नाम के कुछ लिक्विड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और जो ये लिक्विड होते हैं यही हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की हॉट पर्सनालिटी होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल पर्सनालिटी होती है। जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो ह्यूमर नाम के लिक्विड के द्वारा डिसाइड होती है ना। और ये लिक्विड हमारे बॉडी में पाया जाता है। हालांकि ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, इसे डिस्प्रूव किया गया था विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट द्वारा। और विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों तरीके से कोई अगर अच्छा है तो उसे हम कहते हैं वो हेल्दी होगा। फिजिकल मतलब उसका हाथ पैर सही होना चाहिए, मेंटल मतलब उसका दिमाग सही होना चाहिए, और सोशल वेलबींग मतलब वो सोसाइटी में रहने के लिए थोड़ा काबिल होना चाहिए, है ना। जैसे एक चोर हो गया, हम चोर को उतना हेल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक चोर हो गया, एक डकैत हो गया, ठीक है, इस तरह के लोगों को हम कंप्लीटली हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि वो सोशली वेलबींग में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये होती है हेल्थ। अब हम आते हैं सीधा डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ तरह की अलग अलग डिसीज होती है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें हमें निमोनिया पढ़ना है और यहाँ पे टाइफाइड पढ़ना है। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया की बात करते हैं। इसका पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो, पैथोजन मतलब होता है वो चीज जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है। तो निमोनिया जो है उसका पैथोजन, यानी निमोनिया किसके वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया ये है हमारे पास, और एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया हैं जिनके वजह से निमोनिया हो सकता है। ठीक है, और ये क्या इन्फेक्ट होता है, अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या चीज इन्फेक्ट करते हैं। तो जो एल्वेलाई होती है हमारे लंग्स के अंदर, आप लंग्स पढ़ोगे जब, तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग के तरह के, है ना, झोले के तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बैग के तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। तो जो हमारी एल्वेलाई है उसी को ये इन्फेक्ट करते हैं, और हमारी एल्वेलाई जो है वो फिल्ड विथ फ्लूइड, ये फ्लूइड से फिल हो जाती है ना। अलग तरह का लिक्विड टाइप का इसके अंदर भर जाता है एल्वेलाई में, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भर गया है ना, हमारी एल्वेलाई जो है उसमें लिक्विड भर गया है। तो ये स्प्रेड कैसे होता है निमोनिया, यहाँ से आपको समझ में आएगा। स्प्रेड जो होता है निमोनिया, मतलब फैलता कैसे है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे एल्वेलाई जो है हमारी लंग्स है, लंग्स के अंदर लिक्विड भर गया है बेसिकली। अब जब आप छींकते हो, है ना, आप छींकते हो या खांसते हो, तो ये जो छोटे छोटे जो फ्लूइड है, छोटे छोटे उसके ड्रॉप बन के बाहर निकलते हैं और सामने वाले को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो निमोनिया है वो स्प्रेड कैसे होती है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और इसके अलावा शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल, मतलब ग्लास मतलब आप जानती हैं ग्लास जो होता है, और यूटेंसिल मतलब बर्तन, बर्तनों को शेयर करने से भी ये फैलता है। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो फीवर आएगा, मतलब बुखार आएगा, चिल्स मतलब ठंडी लगेगी बहुत तेज से, और हेडेक होगा, यानी कि आपका सर दर्द करेगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, सीवियर केसेस में जो हमारे लिप्स होते हैं, मतलब जो होठ होते हैं हमारे, और जो फिंगर नेल्स होते हैं, जो हमारे हाथ के ये जो नेल्स होते हैं, ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। ठीक है, टर्न ब्लू, लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ब्लू, ये सीवियर केस है। ठीक है, तो ये निमोनिया। अच्छा, इसी से एक चीज आप याद रखना, किसी भी डिसीज के बारे में जब आपको से पूछा जाता है तो आपको क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली चीज पैथोजन आपको याद होना चाहिए, दूसरी चीज इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तीसरी चीज सिम्टम क्या होता है, और चौथा चीज स्प्रेड कैसे होता है। ये चार चीजें हमेशा अच्छे से किसी भी डिसीज के बारे में पढ़ना। तो ये चार चीजें जरूर, पैथोजन, इन्फेक्शन कहाँ होता है, सिम्टम क्या होते हैं, और स्प्रेड कैसे होता है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल जैसे सीवियर केसेस, इनको भी याद करना ही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी डिसीज पे, जो कि है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड, तो इसका पैथोजन क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ये स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक है, कैसा कंटामिनेट मतलब दूषित, है ना, जो खराब गया है, मतलब कहते हैं कंटामिनेट हो गया है, उस तरह का फूड और खाना और पानी से ये स्प्रेड होती है।
सिम्टम्स क्या आते हैं, तो सस्टेन्ड हाई फीवर मतलब बना हुआ, सस्टेन्ड मतलब लगातार बना हुआ, मतलब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, ठीक है, लगातार रहेगा। वीकनेस होगी, है ना, कमजोरी आएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो कब्ज कहते हैं जिसे, है ना, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने में आपका भूख नहीं लगेगी, है ना, एपेटाइट का लॉस होना, भूख नहीं लगना, ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी आपको, ये सिम्टम्स आ जाते हैं। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस मतलब इंटेस्टाइन में छेद हो सकते हैं, ठीक है, तो सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होंगे और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, टाइफाइड को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट, तो इससे टाइफाइड को हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये याद रखना, ठीक है। टाइफाइड मैरी, एक औरत थी जिसे कहते हैं मैरी मेलन, उस औरत का नाम था मैरी मेलन, ठीक है, और ये प्रोफेशन से कुक थी, मतलब वो खाना बनाती थी। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि जो मैरी मेलन थी, इनको टाइफाइड हो गया था, तो ये जब खाना बनाती थी, आप देख रहे हो खाने से फैलता है टाइफाइड, तो ये खाना बनाती थी ना, तो इन्होंने मतलब कई सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को इन्होंने टाइफाइड अपना फैला दिया था, क्योंकि ये खाना बनाती थी, उसी के थ्रू टाइफाइड जो है बाकी लोगों को फैलता था। तो इसी वजह से इस जो औरत थी मैरी मेलन, इनका नाम रख दिया गया टाइफाइड मैरी, ठीक है। और ये टाइफाइड कैरियर थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये इनको टाइफाइड था, तो इसी वजह से ये टाइफाइड फैलाती थी खाना बनाने की वजह से, है ना, अपना खाना बनाती थी, उसी के थ्रू टाइफाइड फैलता था। तो ये दोनों बैक्टीरिया की डिसीज थी, है ना, निमोनिया और टाइफाइड। अब आते हैं वायरस की डिसीज पे, जो कि है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक का जो पैथोजन है उसे हम कहते हैं राइनो वायरस, है ना, वायरस नाम ही आ रहा था, ठीक है, तो पैथोजन क्या है, राइनो नाम का एक वायरस होता है, इससे कॉमन कोल्ड होता है। ये इन्फेक्ट करता है नोज को और रेस्पिरेटरी पासेज को, मतलब हमारी नाक को, और जो हमारा रेस्पिरेशन वाला पासेज है, मतलब जो आपकी विंड पाइप है उसको, ट्रैकिया जैसे आप कहते हैं, ट्रैकिया को इन्फेक्ट करता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये आता है तो याद रखना, जैसे निमोनिया में एल्वेलाई इन्फेक्ट हुई थी, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन चला गया था, यहाँ पे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं जा रहा, यहाँ पे हमारे नोज में, और जो जो हमारा रेस्पिरेटरी पासेज यानी विंड पाइप है, उसी तक यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स में तो आपको पता है, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जब आपको होता है, जुकाम हो जाता है, तो क्या होता है, नेजल कंजेशन हो जाता है ना, नाक जाम हो जाती है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, बहती है, और सोर थ्रोट मतलब गला जो है अजीब सा सोर हो जाता है, और हॉर्सनेस मतलब आवाज एकदम आपकी एकदम फटी फटी टाइप से हो जाती है, ठीक है, और गला सहलाता है आपका, है ना, जब खाना खाते हैं या पानी वानी पीते हैं तो सहलाता है गला, उसे कहते हैं हॉर्सनेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये जो सिम्टम्स होते हैं 3 से 7 दिन तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड कैसे, ये भी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी पासेज और जो नोज है वहां पे इन्फेक्शन है, वहां पे ये राइनो वायरस बैठा हुआ है, तो जब आप छींकते हो या खांसते हो तो इससे ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। अब आते हैं अपने सेकंड पेज पे। तो अब हम आते हैं मलेरिया पे। तो हम मलेरिया पे आ गए हैं, है ना। हाँ, तो मलेरिया पे आ गए हम, और इसका पैथोजन होता है, एक्चुअली देखो मलेरिया, और यहाँ पे आपको आएगी अमीबाइसिस या एमीबिक डिसेंट्री जिसे कहते हैं। तो मलेरिया और एमीबाइसिस जो होती है, ये दोनों प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिसीज है। जैसे हमने बैक्टीरिया के द्वारा डिसीज पढ़ी, हमने क्या कहते हैं वायरस के द्वारा डिसीज पढ़ी, अब हम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिसीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मलेरिया और एमीबाइसिस आता है, ठीक है। जैसे मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया का पैथोजन मतलब किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम नाम का एक यहाँ पे प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम में यहाँ पे 3 स्पीसीज आपको बताई गई हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये 3 तरह के प्लाज्मोडियम है जिनकी वजह से मलेरिया होता है। अब इसमें से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से मलेरिया होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया होता है, और इसे कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया यानी सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, मतलब 2 होस्ट मतलब होता है, समझ लो जैसे मेरे घर कोई आया है तो मैं होस्ट हूँ उसके लिए, है ना, जो मेरे घर कोई रिश्तेदार आ गया, कोई अतिथि आ गया, है ना, कोई सब बाहर से आ गया, तो मैं होस्ट हूँ उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्लाज्मोडियम 2 लोगों के अंदर रहता है, 2 चीजों के अंदर रहता है। ह्यूमन के अंदर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन को ये मलेरिया कहाँ होता है, ह्यूमंस में होता है ना, तो ह्यूमन के अंदर तो रहता ही है मलेरिया, मतलब ये प्लाज्मोडियम। इसके अलावा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर भी ये रहता है, तो इसके 2 होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मलेरिया का, लाइफ साइकिल के थ्रू ये पूछा जाता है। तो प्लाज्मोडियम जो है उसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकता है। एसेक्सुअली की बात करें तो ह्यूमन लीवर के अंदर और ह्यूमन आरबीसीज के अंदर, दोनों चीज के अंदर, ह्यूमन के अंदर बेसिकली लीवर और आरबीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। जब ह्यूमन आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मोडियम निकलते हैं, है ना, कई सारे लगातार मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो बहुत ही नंबर बढ़ जाता है। और जब नंबर बढ़ जाता है ह्यूमन आरबीसी में प्लाज्मोडियम का, तो आरबीसी रप्चर कर जाती है, यानी फट जाती है। जब
जब आरबीसी फटेगी तो ये हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल रिलीज होगा, और ये हीमोजॉइन जो है ये एक तरह का टॉक्सिन है, मतलब ये एक तरह का जहरीला पदार्थ है, और इसी के रिलीज होने के बाद हमें जो है मतलब तेज बुखार हो जाना, है ना, ठंडी लगना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं जब हीमोजॉइन रिलीज होता है तभी हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लाज्मोडियम का ह्यूमन के अंदर, लिवर में और आरबीसी में रप्चर हो जाती है आरबीसी, जिससे हीमोजॉइन निकलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें प्लाज्मोडियम का, तो मॉस्किटो के गट में यानी पेट में आप कर लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरोजॉइट नाम की एक इन्फेक्शियस स्टेज बनती है प्लाज्मोडियम की, और यही जो स्पोरोजॉइट है ना, यही आगे इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट क्या है, एक तरह की इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, अच्छा अब सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें यानी लक्षण क्या होते हैं, तो हाई फीवर, बहुत ही तेज फीवर होगा, और रिकर करेगा 3 से 4 दिन में, मतलब ये फीवर लगातार बना नहीं रहेगा। जैसे आप उसमें देखे थे टाइफाइड में फीवर लगातार बना रहता था, है ना, सस्टेन्ड हाई फीवर हमने कहा था टाइफाइड में, लेकिन मलेरिया का जो फीवर होता है वो 3 से 4 दिन में रिपीट होता है, बार बार आता है, ऐसा लगातार बना नहीं रहता। और चिल्स यानी ठंडी लगना। ठीक है, तो ये था हमारा मलेरिया। ठीक है, और फिर आते हैं अमीबाइसिस पे। तो प्रोटोजोअन वाली डिसीज हम पढ़े हैं, मलेरिया और अमीबाइसिस। अमीबाइसिस को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ये एक पैरासाइट यानी पैथोजन जिसे आप कह सकते हैं। किसके थ्रू होता है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिट का नाम का एक प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का, और इससे अमीबाइसिस होता है। तो नाम याद करना बहुत आसान है। ये क्या कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का बेसिकली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके रहने लगता है। ठीक है, अच्छा एंट अमीबा को कैरियर एक मिल जाता है, हाउस फ्लाइज उसको कैरी करती हैं। अच्छा यहाँ पे हमने कहा था होस्ट, तो होस्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि प्लाज्मोडियम ह्यूमन और एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस दोनों के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ पे जो हाउस फ्लाई है इसके अंदर एंटमीबा नहीं रहता है, इस वजह से होस्ट नहीं कहा जा रहा है, कैरियर वाला यूज किया। कैरियर क्यों, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका को लेके ये मतलब ये फैला सकती है, इधर उधर लेके जा सकती है हाउस फ्लाइज, है ना, लेकिन अंदर नहीं जाता है, वो इनके हाउस फ्लाइज के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कैरियर है हाउस फ्लाइज। ठीक, इन्फेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से इसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कंटामिनेटेड आप मतलब पता ही है, दूषित, है ना। सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, है ना, और एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में पेन होना, और क्रैम्प्स होना, क्रैम्प्स मतलब ऐठन होना, है ना, और स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जो स्टूल होता है, स्टूल मतलब फिसीज बेसिकली, है ना, फिसीज जो आप सुबह सुबह करते हैं, है ना, उसके उसके साथ में बहुत ही ज्यादा एक्सेस में म्यूकस आएगा, और ब्लड के क्लॉट्स भी आएंगे, छोटे छोटे खून के थक्के भी निकलेंगे। ठीक है, अब आते हैं एस्केरियासिस पे। एस्केरियासिस किससे होता है, इसका पैथोजन जो होता है एस्कैरिस नाम से होता है, और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट याद करना है। जो एस्केरियासिस का इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड विथ फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, जिसको ऑलरेडी एस्केरियासिस हुआ है, जो जो उसकी फीसिस होती है उसमें पैरासाइट के एग्स होते हैं, मतलब एस्कैरिस के एग्स उस फीसिस के अंदर रहते हैं। अब कोई मक्खी अगर उस फीसिस के ऊपर बैठेगी तो एग जो है वो मक्खी के पैर में चिपक जाएंगे। अगर वही मक्खी अब किसी इंसान के ऊपर बैठी या किसी इंसान के खाने या पानी के ऊपर बैठ गई तो वही आपके खाने और पानी के ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो वो अंडे जो है वो मक्खियों से आसानी से फैल सकते हैं। ठीक है, और ये स्प्रेड करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, मतलब जो खाना और पानी दूषित हो जाता है ना, मक्खियां जो है वो दूषित ही तो कर देती है, खराब कर देती है खाना पानी को, और उसी से ये फैल जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या आते हैं एस्कैरियासिस में, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मतलब अंदर ही ब्लीडिंग होगी, मसल में पेन होगा, फीवर आएगा, एनीमिया, एनीमिया बस समझते हो, हीमोग्लोबिन या फिर कह लो खून की कमी हो जाना, है ना, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, इसे एनीमिया कहते हैं। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, यानी इंटेस्टाइन का जो पासेज है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज था, अब हम चलते हैं आगे। तो अब आते हैं फाइलेरियासिस पे, जैसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। अब एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं फाइलेरियासिस को, क्योंकि क्या होता है इसमें जो पैर होते हैं आपके लोअर लिम्स या कह लो पैर जो होते हैं वो आपके हाथी के पैर के बराबर मोटे हो जाते हैं, है ना, खूब मोटे हो जाते हैं, देखने से लगता है कि जैसे हाथी वाथी का पैर हो गया है, तो बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं, इस वजह से एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। हिंदी में इसे हाथी पैर या फिर फाइलेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो फाइलेरियासिस में पैथोजन कौन होता है, वुचरेरिया नाम होता है इसका, दो स्पीसीज हैं, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मेलाई, जिनकी वजह से फाइलेरियासिस हो सकता है। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो होती है, और कौन सा फीमेल मॉस्किटो होता है ये आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है कि एक फीमेल मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, अब अगली लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। ये होता क्या फाइलेरियासिस में, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। पहली चीज क्रोनिक, क्रोनिक मतलब होता है जो समय के साथ धीमे धीमे डेवलप हो।
ऐसा कभी नहीं होगा कि आज रात में आप सोए और कल सुबह आपके फाइलेरिया हो गया और जो आपके पैर हैं वो खूब मोटे हो गए, है ना। एक दिन की बीमारी नहीं है। क्रॉनिक मतलब होता है लंबे समय में डेवलप होने वाली बीमारी है ना, समय में नहीं, समय में है ना। तो लंबे समय में डेवलप होने वाली बीमारी है, तो क्रॉनिक बीमारियां उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे आपका पैर जो होता है वो मोटा होना शुरू होता है, मतलब जिसको होता है। ऐसा नहीं कि आज रात में आप सोए सुबह पैर आपका एकदम मोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, जलन हो जाती है किसमें, लिम्फेटिक वेसल में। जो लिम्फ सिस्टम होता है हमारा, उसकी वेसल जो होती है उन्हीं को लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, है ना। तो लिम्फेटिक वेसल की जो दीवारें होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है। और कहाँ पे लिम्फेटिक वेसल, तो पूरी बॉडी में होती है, लेकिन कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स में, जो हमारे लोअर लिम्स में है, यानी जो हमारे पैरों में है। लोअर लिम्ब मतलब नीचे वाले पैर, हाथ पैर, है ना। देखो लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर, लोअर लिम्ब मतलब बेसिकली पैर की बात हो रही, अपर लिम्ब मतलब हाथ की बात हो रही है ना। तो लोअर लिम्स में जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस वजह से जो पैर होते हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है। अगर अपर लिम्ब में होता तो हाथ जो है वो सूजते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पैर जो होते हैं वो सूज जाते हैं, खूब बड़े सो जाते हैं, ठीक है। तो ये था फाइलेरियसिस। अब आते हैं रिंगवर्म पे। रिंगवर्म का पैथोजन जो होता है ये अलग अलग जनरा के पैथोजेंस की वजह से हो सकता है, जैसे माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटॉन हो गया, एपिडर्मोफाइटॉन हो गया। ये सारे के सारे फंगस हैं और इन सब की वजह से अलग अलग तरह का रिंगवर्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रिंगवर्म में होता क्या है, ड्राई स्केली लेसन्स पड़ जाते हैं, है ना, सूखे सूखे और स्केल टाइप के, मतलब जिसमें वो छूटता है ना, टाइप कह लो आप, ये स्किन जो होती है वो सूख सूख के छूटती है ना। इस तरह के लेसन्स पड़ जाते हैं, कहाँ पे, स्किन पे हो सकता है, इस नेल्स पे हो सकता है ना, स्कैल्प यानी सर पे हो सकता है आपके। और इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इचिंग होती है, क्या कहते हैं, खुजलाहट बहुत होती है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, सॉइल के थ्रू स्प्रेड हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ये सब सॉइल में पाए जा सकते हैं। और ये अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कंघी, उसकी टॉवेल आपने यूज की, तब भी ये आपके अंदर इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है, फैल सकता है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिश के बारे में बताया गया, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक मछली है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो जहाँ पे मॉस्किटो से होने वाली डिसीज हो गई है, जैसे फाइलेरियसिस भी मॉस्किटो से होता है, और इसके अलावा मलेरिया हो गया, मलेरिया भी मॉस्किटो से होता है ना। तो ये सारी डिसीजेज यहाँ पे रोकी जा सकती है गैम्बूसिया को यूज करके, है ना, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो फैलाते हैं, तो उनको आप यहाँ पे रोक सकते हो। डेंगू एंड चिकनगुनिया, मैंने बताया डेंगू एंड चिकनगुनिया नीट के एग्जाम वालों के लिए मेनली डिटेल में है। अगर आप सिर्फ 12th में पढ़ रहे हो तो 12th में आपको याद करना है कि डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर जो होता है वो एडिस मॉस्किटो होता है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, डेंगू और चिकनगुनिया को, ठीक है। तो इसका वेक्टर होता है एडिस मॉस्किटो, फिलहाल आपको इतना याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे डिसीज के बारे में, मतलब जो बीमारियां होती हैं वो कैसी होती हैं। अब हम आते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो कैसे इन बीमारियों से लड़ती है। अच्छा, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ने आ रहे हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो हमारे पास कई सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट बेसिकली एक तरह की डब्ल्यूबीसी है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे आप कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी 5 तरह की आपने पढ़ी होंगी, है ना, यूसोनोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है, और न्यूट्रोफिल हो गया, ये सारी की सारी डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी एक तरह की लिम्फोसाइट भी जो है वो एक तरह की डब्ल्यूबीसी है। और ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं ये एक आर्मी बनाती हैं प्रोटीन की, और उस आर्मी में जो भी एक इंसान होता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या है, प्रोटीन की बनी हुई कई सारी एंटीबॉडीज होती है ना, तो वो प्रोटीन की बनी हुई पूरी की पूरी आर्मी है, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, इस वजह से कहते हैं हम बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये खुद नहीं बनाती हैं, ये हेल्प करती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट की वजह से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सीएमआई, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, प्लांट होता है ऑर्गन्स का, जैसे किडनी खराब होगी, किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया। किडनी के ट्रांसप्लांट होने के बाद वो किडनी कई बार रिजेक्ट कर देती है बॉडी, क्योंकि बॉडी को पता है कि हमारी सेल में और बाहर की सेल में अंतर क्या है। वो सीधी सीधी पहचानती है कि ये मेरी सेल है और ये बाहर की सेल है। तो जब भी कोई भी बाहर की किडनी या बाहर का कोई भी ऐसा ऑर्गन आके ट्रांसप्लांट करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो वो रिजेक्शन का खतरा बहुत होता है कि जो मेरा ऑर्गन है, मतलब जो बाहर से ऑर्गन आया है उसको बॉडी रिजेक्ट कर देगी, उसको उसके साथ काम ही नहीं करेगी। तो ये जो रिजेक्शन होता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का, जैसे आप हिंदी में मतलब इंग्लिश में ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में मतलब टेक्निकल टर्म में ग्राफ्ट, GRAFT, ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं। वो सीएमआई की वजह से होता है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। और ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन,
कि ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन ये किसके वजह से होता है, सीएमआई की वजह से। तो वो पहचान लेती है कि ये बाहर की चीज है, ये जो ऑर्गन आया है ये बाहर का ऑर्गन है, ये हमारा नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देती है बॉडी, है ना। फिर वो किडनी आपके अंदर कोई काम नहीं करेगी, पड़ी रहेगी, ठीक है, खराब जाएगी, धीमे धीमे सड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी होती है इनका स्ट्रक्चर आया, उसको H2L2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। H2L2 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो लार्ज चेन होती है, बड़ी चेन होती है दो, और दो छोटी छोटी चेन होती है। जो जो बड़ी चेन होती है इनको हम हैवी चेन कहते हैं, क्योंकि बड़ी होती है तो हैवी होती है, और जो छोटी चेन होती है इनको हम लाइट चेन या फिर हल्की वाली चेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट और हैवी चेन है ये दोनों जुड़ी होती हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और इसी वजह से एंटी को हम H2L2 कहते हैं, एंटीबॉडी को, है ना। H2 मतलब दो हैवी चेन और L2 मतलब दो स्मॉल चेन, ठीक है, या फिर दो लाइट चेन, है ना। तो ये होती है H2L2 एंटीबॉडी, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इस बेसिस पे कि जो एंटीबॉडीज हो रही हैं वो कहाँ बन रही हैं। जैसे मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम इंजेक्शन लेते हैं और उस इंजेक्शन में एंटीबॉडीज को बना के किसी दूसरे इंसान के अंदर डाल देते हैं, तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, इंजेक्शन के अंदर हमने लैब के अंदर एंटीबॉडी बनाई थी। तो इस वजह से एक्टिव और पैसिव दो तरह की इम्यूनिटी होती है। थोड़ा एग्जाम्पल समझोगे अभी समझ में आएगा, थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ, अब सही है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में देखो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी, मतलब जो होस्ट होस्ट समझते हो, मतलब ऑब्वियसली अब मैंने बताया था ना, जैसे मैं हूं, है ना, मेरे अंदर कोई बीमारी हुई और मेरे अंदर ही एंटीबॉडी बनाई गई, मेरी बॉडी ही बनाई, तो हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये थोड़ा स्लो होती है ना, धीमे धीमे काम करती है। और इसका एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन जिसे आप कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे वैक्सीन में होता क्या है, ठीक है। थोड़ी देर में क्या, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें तो अभी पढ़ा देता हूँ, एक वो ले ले, रफ ले ले जरा। तो जैसे वैक्सीन लगाई गई है ना, अभी वैक्सीन काफी ज्यादा फेमस हो गई है ना। वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन में होता क्या है, जैसे ये आप हो, है ना, आप हो और आपके अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू, है ना, ये इंजेक्शन है, इसके थ्रू वैक्सीन लगा दी गई। तो इस इंजेक्शन में एक्चुअली होते क्या है, इसमें वीक किए गए हुए या फिर डेड पैथोजेंस होते हैं। मतलब जैसे आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है ना, कोरोना वायरस की, तो इस वैक्सीन में एक्चुअली क्या होगा, कोरोना वायरस बस उसको हमने बहुत वीक कर रखा है, इतना वीक कर रखा है कि वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, या फिर उसको हम डेड कर रखे हैं, मतलब उसको मार दिए हैं, और उसको मार के हम इस वैक्सीन में भर के, मतलब इस सिरिंज में भर के आपके अंदर डाल दिए। अब जैसे ही कोरोना वायरस चाहे वो वीक हो चाहे वो डेड हो, जैसे ही आपके अंदर जाएगा आपकी बॉडी जो है उसको मारना शुरू करेगी, और मारते समय जो है वो आपकी बॉडी पहचान भी जाती है कि हाँ ये कोरोना वायरस है, अगली बार ये आया तो इसको ध्यान रखना, अगली बार इसको छोड़ना नहीं है। तो जब पहली बार आपको वैक्सीन लगती है तो आपकी बॉडी धीमे धीमे काम करती है, वो बहुत तेज नहीं काम कर पाती है। इसी वजह से वैक्सीन में आपको वीक या फिर डेड पैथोजन दिया जाता है, जैसे कि ये जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में कुछ खास हार्म ना कर पाए। ये आइडिया सिर्फ इतना रहता है कि आपकी बॉडी पहचान ले उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को, जो भी है ना। मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया हमने डाल रखा है, तो आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया को पहचान ले कि अगली बार जब इन्वायरमेंट से वो बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत शुरू करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी जो है वो तुरंत मारना शुरू करेगी और तुरंत मार देगी, ठीक है। तो बहुत तेज रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इस वजह से क्योंकि जो हमारी सिरिंज है इसके अंदर हमने किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं भरी है, हमने इसमें भरा है पैथोजन, वीक या फिर डेड पैथोजन, या वीक या डेड वायरस हमने भर रखा है। ये वायरस अंदर जा रहा है तो एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है ना। और जब भी एंटीबॉडी हमारे अंदर खुद बने या होस्ट के अंदर ही बने तो हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, समझ में आया। पैसिव इम्यूनिटी का क्या एग्जांपल है, जैसे एक सांप आया, है ना, और ये सांप जो है वो आपको काट लिया। अब यहाँ पे हम जो है आपकी बॉडी के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि जब सांप आपको काटेगा ना तो बॉडी धीमे धीमे डिसाइड करेगी कि हाँ ये किस तरह का पैथोजन है, क्या इंटर किया है, इसके वजह से अगेंस्ट क्या करना है, तब तक आपकी डेथ हो जाएगी जब तक बॉडी डिसाइड करेगी। तो जब सांप काटता है तो हम एक और सिरिंज लाते हैं, लेकिन इस सिरिंज में सीधा सीधा हमने क्या भर रखा है, एंटीबॉडी। इस सीरीज में हमने सीधा एंटीबॉडी भर रखा है, और ये ऐसी एंटीबॉडी है जो कि सांप के अगेंस्ट काम करती है। अब ये सिरिंज आपके डायरेक्ट लगाई जाएगी और इसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी हम बाहर से दे रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं बनाई जा रही, बाहर से एंटीबॉडी दी जा रही है, इस वजह से पैसिव इम्यूनिटी। तो सांप अगर काट ले तो पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन अगर वैक्सीन आपको दी जाए, इसी को वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन कहते हैं, है ना, ये तरीका जो है ये पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो समझ में आ गया, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, ठीक है। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड टू बॉडी, हमारी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाएगी। एग्जांपल एंटीबॉडीज गिवन इन स्नेक बाइट, है ना, जब सांप काटता है उस समय, या टिटनेस का जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज डायरेक्ट दी जाती है, ठीक है। अच्छा, जो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम क्या है, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, मतलब जब शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ के अंदर से दूध निकलता है वो हल्का ज्यादा गाढ़ा और हल्का येलो कलर का दूध होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, है ना। ये शुरुआती दिनों का दूध होता है। और ये जो कोलोस्ट्रम होता है यानी शुरुआती दिनों का दूध जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि कोलोस्ट्रम में एक एंटीबॉडी होती है IgA। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो बच्चा है जब वो दूध को सक कर रहा है ना, जब दूध को सक कर रहा है या फिर कह लो कोलोस्ट्रम को वो जब पी रहा है बच्चा, तो उसके अंदर IgA जा रहा है। IgA क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है, ये एक तरह की एंटीबॉडी है, ठीक है। अब क्योंकि एंटीबॉडी बाहर से बनी हुई, ऑलरेडी बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी उस बच्चे के अंदर जा रही है, तो हम कहेंगे ये पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया? अच्छा, एंटीबॉडी की अगर बात करें तो आप ये सब पढ़ोगे, IgG होती है, IgA होती है ना, IgE होती है। ये 3 में से मेन आपको याद करनी है ना, 5 वैसे होती है लेकिन ये 3 आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इसमें से कौन सी दूध के अंदर या कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट में पाई जाती है? IgA कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत होती है। जब आपको एलर्जी होती है तो IgE काम करती है, ये एलर्जी में काम करती है, ठीक है। ये याद करने हैं आपको। तो एंटीबॉडी इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है, इसी वजह से कोलेस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, ठीक है। तो यहां से हमारी इम्यूनिटी शुरू हुई और ये हमारा तीसरा पेज खत्म हुआ, है ना। चलते हैं चौथे पेज पे। अब इम्यूनिटी काम किस हिसाब से करती है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। इम्यूनिटी बेसिकली 2 तरह की, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो बचपन से हमारे अंदर है, एक्वायर्ड मतलब जो धीमे धीमे हम अपने पास अपने एक्वायर कर लेंगे। एक्वायर मतलब समझ रहे हो, धीमे धीमे हम अपने अंदर लेके आएंगे, है ना। तो इनेट हमारे पास बचपन से है, एक्वायर जो होती है वो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, है ना, अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, मतलब उसे मतलब ये नहीं रहता है कि अंदर क्या आ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चाहे बैक्टीरिया आ रहा है चाहे वायरस आ रहा है, वो एक ही तरह से काम करेगी। तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वायरस आ रहा है तो इस तरह काम करना है, बैक्टीरिया आ रहा है तो इस तरह काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, हर तरह हर समय एक ही तरह से काम करती है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। ऑलरेडी, सॉरी थोड़ी आवाज फट गई। तो ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमेशा जन्म से प्रेजेंट होती है ना। तो ये लगातार हमारे अंदर है, जब हमारा जन्म हुआ तब से इनेट इम्यूनिटी है। और इनेट इम्यूनिटी बैरियर का यूज करके काम करती है। बैरियर्स, अब कैसे बैरियर्स होते हैं, तो 4 तरह के बैरियर्स है हमारे पास। पहला है फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और म्यूकस कोटिंग आ गई। तो भाई देखो, हमारी स्किन है एक तरह का बैरियर ही तो है, इसके अंदर वायरस बैक्टीरिया आसानी से नहीं घुस सकते हैं। तो ये एक तरह का बैरियर और ये एक तरह का हमारी इनेट इम्यूनिटी है ना। इसका नाम म्यूकस कोटिंग, जो आपकी खाने की नली है या जो आपकी सांस लेने की नली है, उसके अंदर म्यूकस की एक कोटिंग होती है। तो जब भी कभी बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं ना, तो उस कोटिंग में जो म्यूकस है ना, वो स्लाइमी टाइप का सब्सटेंस होता है, थोड़ा गाढ़ा सब्सटेंस होता है, उसी के अंदर वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो स्किन हो गई म्यूकस कोटिंग, ये फिजिकल बैरियर है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल मतलब समझ रहे हो कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ काम हो रहा है और वो बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे जो हमारी स्टमक होता है उसमें एसिड निकलता है, 1.6 pH होता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हमारे स्टमक में। कब निकलता है? जब हमें खाना पचाना होता है। अब ये जो एसिड निकलता है हमारे स्टमक के, इतना स्ट्रांग होता है ना कि ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया इसको झेल नहीं पाते, मर जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। क्या चीज? स्टमक जो है, सॉरी एसिड जो है हमारे स्टमक में, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसके अलावा सलाइवा, हमारे सलाइवा में लाइजोजाइम पाया जाता है। लाइजोजाइम नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है, ठीक है। तो सलाइवा भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसी तरह से जो हमारे टीयर्स हैं, जो हमारे आंसू हैं, वो भी एक तरह के फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब आते हैं सेलुलर, तीसरा जो बैरियर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब सेल के द्वारा। तो इसमें आ जाती है WBC, जो कि ऑब्वियसली आपने लिम्फोसाइट तो ऑलरेडी पढ़ रखी है। लिम्फोसाइट के अलावा PMNL यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जो कि बेसिकली न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल से भी एक तरह की WBCs है ना, जिनको न्यूट्रोफिल्स को भी हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो दोनों नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद ही करना है कि PMNL को ही हम न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL कहते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स, ये दोनों की दोनों सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने का काम करती हैं। फिर आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर बेसिकली सेल के द्वारा कुछ सिक्रीशंस होते हैं, उनको कहते हैं, जैसे इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, मतलब ऐसी सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन है।
और जब ये इंटरफेरॉन सिक्रेट किए जाएंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल से, तो ये बाकी सेल्स पे इन्फेक्शन होने से बचाएंगे। तो आप समझ रहे हो, एक सेल खुद मर रही है और उसने कुछ ऐसा सिक्रेट किया कि बाकी आसपास जो सेल्स हैं वो जिंदा रहे, वो ना मरे। तो ये इतनी अच्छी बॉडी है हमारी, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स अच्छे याद रखना, साइटोकाइन बैरियर है, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, मतलब वो देख के काम करती है कि जो बॉडी के अंदर घुसा हुआ है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, उसको देख के काम करती है। और ये दो स्टेज में काम करती है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ये लो इंटेंसिटी का, मतलब धीमा रिस्पॉन्स होता है, स्लो होता है ना, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं, पावरफुल कम, मतलब कम पावरफुल होता है, धीमा स्ट्रांग होता है और मेमोरी बनाता है। अब यहाँ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, जैसे मान लेते हैं आपकी बॉडी में, है ना, मान लेते हैं ये आपकी बॉडी है और इसके अंदर एक वायरस घुसा, है ना, एक वायरस घुसा, तो जो प्राइमरी हमारा रिस्पॉन्स होता है उसमें इस वायरस को पहचाना जाता है कि वायरस किस तरह का है, किस जगह से आया है, या किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। इन सब की मेमोरी बना रखी जाती है, इसकी मेमोरी बना ली जाती है एक्वायर्ड में जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हालांकि ये धीमा होता है क्योंकि काम भी तो बहुत सारे हैं, वायरस को अच्छे से पहचानना है, उसको मारने के तरीके ढूंढने हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लो इंटेंसिटी, मतलब कम पावरफुल होता है, ये स्लो होता है, धीमा होता है, लेकिन मेमोरी बना ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब आता है? जब यही वायरस दूसरी बार आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो अब क्योंकि बॉडी पहचान गई है और तुरंत मार देगी इस वायरस को, क्योंकि बॉडी पहचान गई है तो वो तुरंत मार देगी। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मोर इंटेंस, मतलब मोर पावरफुल होता है, फास्ट होता है, बहुत ही तेज होता है और मेमोरी को यूज करता है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई हमारी, ठीक है। वैक्सीनेशन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या फिर पैथोजन यानी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोटीन हम ले लेंगे, या उसको इनएक्टिव कर देंगे, या फिर उसको वीक कर देंगे और इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इससे ये होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी का क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की थी। ये रैंडम पॉइंट एनसीईआरटी ने यहाँ लिख रखा है और पूछा जाता है, तो याद करना कि ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी से पहले एलर्जी पढ़ लेते हैं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एलर्जी बेसिकली क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी टू सम सब्सटेंसेस ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारी बॉडी में किसी सब्सटेंस को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी आ जाए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए उस चीज को लेकर अगर हमारी बॉडी, तो हम कहते हैं एलर्जी होगी, ठीक है। जैसे कई चीजों की एलर्जी होती है, जैसे पॉलन की एलर्जी हो जाए, है ना। तो अगर नॉर्मली पॉलन क्या है, हर आदमी इनहेल कर रहा है ना, कोई भी पॉलन आता जाता है, पॉलन इनहेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी एक आदमी ने उसने पॉलन इनहेल किया और उसको बहुत ज्यादा, मतलब सेंसिटिविटी हो गई बॉडी में, उसके आंख से पानी बहने लगा, है ना, उसकी नाक जो है उस वहां से पानी बहने लगा, आंखें लाल हो गई उसकी, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी है उस पॉलन के अगेंस्ट, ठीक है। तो एलर्जी अलग अलग चीजों से हो सकती है। हाँ, एलर्जी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? आईजीई, ऑलरेडी बता चुका हूं, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी में, ठीक है। अच्छा, एलर्जेंस, एलर्जेंस मतलब वो चीजें जिनकी वजह से एलर्जी होती है। तो जैसे माइट्स हो गए, माइट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जानवरों के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलन हो गया, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, है ना। एनिमल डेंडर, मतलब जो जानवरों की स्किन जो है वो छूटती है ना। तो एनिमल डेंडर, छोटी छोटी स्किन जो है उसकी छूटती है जानवरों की। जैसे हमारी स्किन भी कई मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किन छोटा थोड़ा हमारी बॉडी से निकलती है ना। तो वो भी एलर्जी का कॉज हो सकता है, एनिमल डेंडर, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या होता है एलर्जी का? रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। मास्ट नाम की सेल्स हमारे अंदर पाई जाती हैं जिनके अंदर से हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलने लगता है। और जैसे ही हिस्टामिन सेरोटोनिन निकलेगा, आपको सारे के सारे, जैसे आंख लाल हो जाना, आंख से पानी गिरना, है ना, नाक से पानी गिरना, ये सारी दिक्कतें होने लगेंगी, ठीक है। सिम्टम्स देखो, स्नीजिंग, हाँ, मतलब छींकना, आपको कई बार छींकेंगे आप। वाटरी आइज, आंखों में पानी आना, रनिंग नोज एक्सेट्रा, ठीक है। सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होने से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एंटी हिस्टामिन दिया जाता है इसको मतलब खत्म करने के लिए हिस्टामिन को। और एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं जिससे सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योर नहीं होता, सिम्टम्स कम हो जाते हैं बस। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? आवर बॉडी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। देखो, हमारी बॉडी जो होती है वो ये जानती है कि हमारी सेल कौन सी है, बाहर से क्या चीज आया है, तभी तो इम्यूनिटी हमारी काम करती है।
भाई बाहर से जो वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है वो आसानी से हमारी सेल पहचान जाती है, हमारी बॉडी पहचान जाती है कि ये हमारा अंदर का नहीं है, ये कोई चीज़ ऐसी है जो कि बाहर से आई है। तो अब जनरली जो भी बाहर से आता है उसको मारा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी-कभी कुछ जेनेटिक रीज़न की वजह से या कुछ अननोन रीज़न की वजह से बॉडी अपने ही सेल को अटैक करने लगती है। बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल और इसको हम इसकी वजह से हो जाती है ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट काम करना, ठीक है। एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पूरे बुक में एक ही एग्जांपल आपको अच्छे से दे रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अच्छे से याद करना कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक और एग्जांपल आपको दे रखा है मेरे ख्याल से मसल वाले चैप्टर्स में, है ना। हाँ, तो एक और एग्जांपल है, उसको भी पढ़ेंगे, अभी हमें याद नहीं है, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक तरह की ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th पेज, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 5वें पेज पे। तो 2 पेज और बाकी हैं बस, है ना। अब क्योंकि इम्यूनिटी की हमने बात कर ली है तो कैसे बनती है हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा ये जानते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं इन्हीं के अंदर हमारी बेसिकली कह लो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना, जो WBCs हैं वो इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर बनती हैं, मैच्योर होती हैं और ट्रेन की जाती हैं। तो देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बॉर्न होती हैं और मैच्योर होती हैं, मतलब यही पैदा होंगी यही मैच्योर होंगी। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये वो साइट प्रोड्यूस करते हैं जहां पे लिम्फोसाइट और एंटीजन का इंटरेक्शन होता है, बेसिकली लड़ाई होती है ना। एंटीजन मतलब जो बाहर से आया, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, वो एंटीजन आप कह लो, है ना। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट पैदा हुई और मैच्योर हुई, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो बेसिकली आप कह लो वो युद्ध का क्षेत्र है ना। यहाँ सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में युद्ध होगा, किसके बीच, लिम्फोसाइट्स और सेकेंडरी लिम्फोसाइट नहीं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में युद्ध होगा, किसके बीच, लिम्फोसाइट और एंटीजेंस के बीच। तो ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये साइट ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन फॉर लिम्फोसाइट्स विथ एंटीजेंस, ठीक है। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो दो आता है, बोन मैरो, थाइमस। जो बोन मैरो है इसमें ऑल ब्लड सेल्स और फॉर्म, सारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। और जो थाइमस होता है ये, अच्छा सारी ब्लड सेल मतलब आप समझ रहे हो ना, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी बोन मैरो बनेगी, ठीक है। बोन मैरो बेसिकली आप समझो जो हमारी लंबी बोन्स होती हैं, जो हमें थोड़ी लंबी बोन्स होती हैं उनके अंदर छेद होता है ना, अंदर से खोखली होती है, उस जगह को हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। थाइमस जो होता है छोटा सा ऑर्गन होता है, लोब्ड ऑर्गन होता है, और कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज, एज के साथ मतलब उम्र के साथ इसका साइज छोटा हो जाता है, और इसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी जो होती है वो उम्र के साथ कम होने लगती है, ठीक है। लोकेशन थाइमस की याद करना, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन होती है ना, जो सीना होता है, सीने पे एक हड्डी होती है एकदम बीच में, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम के पीछे हार्ट के पास में ये थाइमस जो होता है वो रहता है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जिसमें आता है स्प्लीन, लिम्फ नोड और मॉल्ट। स्प्लीन जो होता है बीन शेप का ऑर्गन होता है, जैसे किडनी बीन शेप की होती है वैसे स्प्लीन भी बीन शेप का ऑर्गन होता है। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं और फेगोसाइट्स होते हैं। देखो लिम्फोसाइट तो आप पढ़ रही हैं, है ना, एंटीबॉडी बनाता है। फेगोसाइट क्या होती है, ऐसी सेल्स होती हैं जो कि वायरस और बैक्टीरिया को खा लेती हैं और खा के अपने ही अंदर तोड़ डालती है ना। तो फेगोसाइट्स होती हैं, खाना और खा के अपने अंदर तोड़ देना, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन जो होती है ये ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। लिम्फ नोड जो होते हैं स्मॉल सॉलिड, छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में पूरी बॉडी में फैले रहते हैं ये, और ये भी ट्रैप करते हैं एंटीजेंस प्रेजेंट इन लिम्फ, जो हमारे लिम्फ में एंटीजेंस है उनको ये पकड़ के रखते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है। मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारी बॉडी का लिम्फ टिश्यू है उसका 50% जो होता है वो अकेला मॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो 50% ऑफ लिम्फ टिश्यू इज मॉल्ट। ऑन अबाउट, है ना, अबाउट याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये मॉल्ट कहाँ पाया जाता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ऑन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है उनकी लाइनिंग पे पाए जाते हैं, ठीक है। सम अदर 2 डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन, कुछ और भी 2 डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे टॉन्सिल हो गया, अपेंडिक्स हो गया, पेयर्स पैचेस हो गए, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, है ना। पेयर्स पैचेस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, टॉन्सिल और अपेंडिक्स तो अलग होता है, ठीक है। तो ये सब भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब दो बीमारियां हमें थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, एड्स और कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले एड्स पे आते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे पहले रिपोर्ट किया था एड्स 1981 में, अमेरिका में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, और इसका जो पैथोजन है उसको हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक है।
तो HIV इसका वायरस होता है, एड्स का वायरस, तो ऑब्वियसली वायरस से होने वाली डिसीज है, याद रखना, ठीक है। HIV जो है ये एक ग्रुप ऑफ वायरस से आता है, एक वायरस का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं रेट्रोवायरस, उसी में से HIV भी आता है, ठीक है। और HIV के अंदर RNA जीनोम होता है। अब जो ये RNA जीनोम वाले RNA जीनोम समझते हो, RNA पाया जाता है बेसिकली, है ना। तो DNA और RNA दो में से एक ही हो सकता है वायरस में, HIV वाले वायरस में RNA होता है। अब ये जो RNA जीनोम वाले वायरस होते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी चेंज होते रहते हैं, इस वजह से ये थोड़ा डेंजरस होते हैं, है ना। इनकी आप दवाई बना दोगे, ये चेंज हो जाएंगे, फिर आपका काम नहीं करेगी दवाई, फिर आप दवाई बनाओगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होता है, तो एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो जिसको ऑलरेडी एड्स है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करना, ब्लड कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो ब्लड जो होता है ट्रांसफ्यूज होता है, वो ऑब्वियसली हमेशा चेक किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान का ब्लड दूसरे के अंदर चढ़ाया जा रहा है, अगर एक के अंदर एड्स रहा होगा तो दूसरे के अंदर भी हो जाएगा। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, जो नीडल्स होती हैं जनरली, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, है ना, जो ड्रग्स लेते हैं लोग नीडल्स के द्वारा, और वो एक दूसरे के नीडल्स ऑब्वियसली शेयर करते रहते हैं, है ना, उनको भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखना, कई सारे सेक्सुअल पार्टनर को रखना, है ना। चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, ऐसी मदर जिसका ऑलरेडी HIV हुआ है, अगर उसके चाइल्ड होता है तो देयर इज अ चांस कि उसको भी HIV होगा, एड्स होगा, ठीक है। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, अब क्या होता है, HIV जो एड्स है ये भी एक, आप समझ लो, समय के साथ धीमे धीमे डेवलप होने वाली डिसीज है, ये एक दिन में नहीं होती है। तो जब इन्फेक्शन होगा और जब सिम्टम आपको दिखेगा, उसके बीच में जो टाइम होता है वो लगभग 5 से 10 साल होता है। तो जैसे आज इन्फेक्शन हुआ तो आज से लगभग 5 साल बाद, 6 साल, 10 साल बाद आपको इन्फेक्शन, वो सिम्टम्स देखने को शुरू करें, लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन मैक्रोफेजेस, अच्छा अब यहाँ पे जो वायरस होता है यानी HIV वायरस होता है, वो क्या करता है, मैक्रोफेजेस के अंदर घुस जाता है, और मैक्रोफेजेस के अंदर जो RNA होता है उससे DNA बनाता है, और ये एंजाइम यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इन मैक्रोफेजेस वायरस RNA मेक्स DNA बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। HIV फैक्ट्री भी मैक्रोफेजेस को कहते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर जब ये अपना वायरस जो है DNA से मतलब RNA से DNA बना लेता है, तो ये सेल का कंट्रोल ले लेता है और खूब सारे वायरस बनाता है ना, रिप्रोडक्शन खूब करता है, ठीक है। तो इसी वजह से HIV फैक्ट्री भी मैक्रोफेजेस को कहते हैं। अटैक्स टी लिम्फोसाइट और डिस्ट्रॉयड, ये टी लिम्फोसाइट को अटैक करके डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और एड्स के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म जस्ट अगले पेज में है, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में एलाइजा के बारे में मैंने बता रखा है अभी। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अच्छा, ये किस बेसिस पे काम करती है, एलाइजा टेस्ट जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करता है, और इससे एड्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स को कंट्रोल करने के लिए ये काम करते रहते हैं, है ना। अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर जो होता है ये तब होता है जब सेल्स जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर देती हैं। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, तो मान लेते हैं ये कई सारी सेल्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिलके काम करती हैं, ठीक है। ये कई सारी सेल्स हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि सारी सेल्स को पता है उनका काम और कब उनको डिवाइड करना है ये भी पता है, लेकिन मान लेते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब आसपास से तालमेल बना के रखना, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये वाली जो सेल है इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया, तो अब इसको ये नहीं पता है कि कितनी बार डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, तो ये क्या करती है ना, डिवाइड करती चली जाती है, ऐसे ऐसे डिवाइड करती चली जाती है लगातार, बिना कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल डिवीजन, ऐसे डिवीजन होता चला जाता है इसके अंदर, समझ में आ रहा, ऐसे। और ये बन गया एक ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर, ठीक है। तो ये होता है कैंसर में, कैंसर में जो सेल होती है उसका कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाते हैं, मतलब सेल का गुच्छा बन जाता है जिसका कोई काम नहीं है ना। तो ऐसे लगातार ट्यूमर्स आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो जिसके कैंसर हुआ है उसके बॉडी में अलग अलग जगह पे ट्यूमर्स निकलते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर देती हैं, नाउ दे डिवाइड अनकंट्रोलेबली और फॉर्म करती हैं ट्यूमर को। अब ट्यूमर दो तरह का, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन वाला सिंपल सा ट्यूमर है, ये अदर लोकेशन पे स्प्रेड नहीं करता, मतलब ये जहां पे हुआ है वहीं पे रहेगा, और इसी वजह से बेनाइन ट्यूमर को हटाना बहुत आसान होता है, सीधा काट के हटा देते हैं डॉक्टर, है ना। इतना भी आसान नहीं होगा लेकिन आसान होगा, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर को आसानी से हटाया जा सकता है, और लेस डैमेज, बहुत कम डैमेज। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये, इनके अंदर न्यूप्लास्टिक सेल्स होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं ये बॉडी के अलग अलग भागों में तैर के जाती हैं ब्लड के थ्रू, और अलग अलग भागों में ट्यूमर कॉज करती हैं।
तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये स्प्रेड होता है और इस वजह से ये बहुत खतरनाक होता है, स्प्रेड टू अदर लोकेशंस ऑफ बॉडी, और इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है, ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाके फैल जाता है। ठीक है, कॉजेस क्या होते हैं, कैंसर क्यों होता है? तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजन कहते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो कि कैंसर कॉज कर सकती है उनको कार्सिनोजन कहते हैं। और ये अलग अलग चीजें जैसे रेडिएशन, केमिकल्स, वायरसेस, है ना, ये सब हो सकते हैं कार्सिनोजन। रेडिएशन की बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे और गामा रेज जो होती हैं ये कैंसर कॉज कर सकती है, तो एक्सरे और गामा रे को हम कार्सिनोजन कहेंगे, है ना। इसी तरीके से नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज जो होती है ये भी कार्सिनोजन की तरह काम कर सकती है। ठीक है, केमिकल्स की बात करें तो निकोटीन जो होता है ये भी एक तरह का कार्सिनोजन है। और वायरस में देखें तो निकोटीन तो आप जानती हो ना, जो ये क्या कहते हैं उसे, तम्बाकू में पाया जाता है ना, जो कि इंडिया में तो प्रीवेलेंट है, बहुत लोग खाते हैं, है ना। तो निकोटीन, है ना। वायरस में बात करें तो ऑन्कोजेनिक वायरस नाम के कुछ वायरसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में घुस के कुछ सेल्स को, कुछ जीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरस जो है क्या कहते हैं कैंसर हो जाता है। देखो नॉर्मल सेल्स में एक तरह का जीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन, और ये जो जीन है ना ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर ये एक्टिव हो जाए तो हमारा कैंसर हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। तो ये जो वायरसेस होते हैं बेसिकली इसी सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे अंदर कैंसर का जीन ऑलरेडी पाया जा रहा है, बस उसको एक्टिव करने के लिए ये चीजें चाहिए, कार्सिनोजन हो गया, एक्स रेज हो गए, कार्सिनोजन मतलब यही सारी चीजें हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, निकोटीन, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये सब क्या करते हैं, इन्हीं जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन एक्टिवेटेड कैन कॉज कैंसर। ठीक है, ट्रीटमेंट कैंसर, तो कैंसर का ट्रीटमेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है यहाँ पे, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों चीजों को यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन करके इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा अल्फा इंटरफेरॉन हम यूज करते हैं, एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है ये। बेसिकली अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसको ज्यादा काम करने को कहता है ना, और जिसकी वजह से एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से जो ये कैंसर वाली सेल्स होती हैं उनको खत्म करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये अल्फा इंटरफेरॉन है हमारा। अब आते हैं ड्रग्स पे। तो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का एक टॉपिक एनसीईआरटी में काफी अच्छा टॉपिक है। दो तीन तरह के हम ड्रग्स पहले पढ़ेंगे। ओपाइड्स, ओपाइड्स के रिसेप्टर जो होते हैं सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ओपाइड की बात करें, चलो हाँ ये आते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन एक तरह का ओपाइड है। अब इसका सोर्स क्या होता है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी जो है इसको कहते हैं पेपेवर सोमनिफेरम, है ना, ये एस जो है स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन, तो ये साइंटिफिक नेम है ना। तो पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, इसके लेटेक्स से हम ओपाइड्स को निकालते हैं, सॉरी मॉर्फिन को निकालते हैं। ठीक है, अच्छा हेरोइन क्या होता है, तो मॉर्फिन को ही मॉडिफाई किया जाता है और डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो होता है इसी को हेरोइन कहते हैं। तो हेरोइन और मॉर्फिन ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के मॉडिफाइड फॉर्म है ना। मॉर्फिन को ही मॉडिफाई करके हेरोइन बनाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों ओपॉइड हैं। ठीक है, तो हेरोइन क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, अच्छा कॉमनली इसको स्मैक भी कहते हैं, है ना, हेरोइन को कॉमनली स्मैक भी कहते हैं। और ये एक तरह का डिप्रेसेंट है, मतलब ये थोड़ा सा बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है, जिससे डिप्रेशन टाइप का फील कराता है। ठीक है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ठीक है, डिप्रेशन नहीं फील कराता, बेसिकली आपका फंक्शन स्लो होते हैं बॉडी के। ठीक है, अच्छा इसको ऑपर्स जो होते हैं इनको नॉर्मली स्नॉट किया जाता है, मतलब नाक के थ्रू लिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं। ठीक है, अगले तरह की ड्रग्स हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जरा। कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर ब्रेन में पाए जाते हैं। सोर्स इसका इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा नाम का प्लांट है जिसके इन्फ्लोरेसेंस से, इन्फ्लोरेसेंस समझते हो ना, बेसिकली फूलों का गुच्छा, है ना, उसके उससे हमें मिलता है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, और ये इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, तो ये इजी है याद करना क्योंकि सी से कैनाबिनॉइड और सी से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको इफेक्ट करता है हमारे। और इसको ओरली इंजेक्शन किया जाता है। ओरल इंजेक्शन मतलब होता है बेसिकली मुंह से जैसे आप दाल चावल खाते हैं उसी तरीके से कैनाबिनॉइड्स को खाया जाता है। ठीक है, जैसे marijuana हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या है, कैनाबिनॉइड्स हो गए। ठीक, फिर आते हैं कोकैल्कुलेट या जिसे हम कोकेन कहते हैं। सोर्स क्या होता है इसका, एरिथ्रोजाइलम कोका नाम का एक प्लांट है, साउथ अमेरिका में नेटिव है बेसिकली, है ना, साउथ अमेरिका में बहुत पाया जाता है ये। तो एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकाइड्स या फिर कोकेन को निकाला जाता है। इंटरफियर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, हमारे अंदर एक डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है, रोका जाता है मतलब इंटरफेयर किया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है ना, क्योंकि डोपामिन समय से नहीं ट्रांसफर हो पाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा धीमे से चीजें समझ में आती है ना, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है जब डोपामिन ट्रांसफर का रोका जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अच्छा इसको भी स्नॉट किया जाता है
और ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कि यूफोरिया, यूफोरिया आप समझ लो, आप क्या कहते हैं उसे, अलग सी जो फीलिंग होती है ना, जो नशे वाले लोग होते हैं उनको जो आती है जब नशा करते हैं तो, है ना, तो वो होती है यूफोरिया, और एनर्जी इंक्रीज लगती है, फील होता है कि एनर्जी काफी बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, एक्सेस में हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीजों को देखना या सुनना जो कि नहीं है ना, तो ये हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है कोकेन एक्सेस में लेने पे, ठीक है। बाकी कुछ और ड्रग्स हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा हो गया, ये भी हेलुसिनोजन है, ये भी हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। अच्छा, मॉर्फिन को हमने जब बात की थी, तो मॉर्फिन पेन किलर के तौर पे यूज किया था सर्जरी में, पहले यूज किया जाता था, अब तो कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यूज किया जाता है मॉर्फिन, ठीक है। तो सर्जरी में यूज किया था पेन किलर के तौर पे। अच्छा, बार्बिचुरेट्स, एम्फाटेमिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं, ये मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, ये भी अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं। तो देखो, ड्रग्स जो होते हैं बेसिकली कई सारे ड्रग्स मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। प्रॉब्लम होती है एब्यूज करने पे, एक होता है यूज, एक होता है एब्यूज। यूज मतलब होता है उसको आप यूज करोगे, किसी अच्छी तरीके से यूज करोगे। एब्यूज मतलब होता है उसकी मात्रा आपने ज्यादा कर दी और गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं, ये मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। टोबैको की बात करें, निकोटीन होता है, ऑब्वियसली निकोटीन एक कार्सिनोजन है ना। ये निकोटीन करता क्या है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलता है। अब ये जो दोनों है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को एकदम, हमारी बॉडी को बेसिकली अलर्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ये ब्लड का फ्लो, हाँ, तो हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की, एक्चुअली हुआ क्या ना कि स्टोरेज भर गया तो वीडियो ही बंद हो गया, तो इस वजह से अभी स्टोरेज खाली करके हम वापस आ गए अपने। तो मैंने बताया, ये हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ना, उसको एक्चुअली बढ़ा देते हैं, है ना। आपका क्या होता है, ब्लड के प्रेशर को, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, हार्ट जो है वो तेज तेज पंप करने लगेगा, ठीक है। तो निकोटीन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को निकालता है, स्टिमुलेट करता है, और जो कि जिससे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बेसिकली हार्ट अटैक भी कई बार इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। हाँ, अब छोटे से टॉपिक पे आते हैं। एडोलसेंस क्या है, 12 से 18 साल की एज को एडोलसेंस कहते हैं। काफी सेंसिटिव एज होती है ये, और यहाँ पे सेंसिटिव क्या होती है, मतलब काफी ज्यादा शेप देने वाली होती है, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो मतलब स्मोकिंग को या फिर ड्रग्स को यहाँ पे ट्राई करते हैं इस एज में, ठीक है। और कई बार उनको ट्राई कराया जाता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है तो इनकी भी खराब करनी चाहिए, है ना। साथ देने वाला होना चाहिए कोई, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करिए, है ना। और 12 से 18 साल की एज में कई बार क्यूरियोसिटी की वजह से आप इस चीज़ों को पकड़ते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से खासकर, ठीक है? अच्छा, विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है कि कोई इंसान मान लेते हैं लगातार नशे करता है, मान लेते हैं दारू पीता है, मान लेते हैं रोज़, है ना? अब वो क्या है, किसी दिन अचानक से उसने दारू छोड़ दिया, धीमे-धीमे करके उसने छोड़ दी, तो क्या होगा, उसके अंदर कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। कई सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर अचानक से आपने विथड्रॉ मतलब होता है हट जाना, है ना? तो नशे से अगर आप अचानक से हट गए तो क्या देखने को मिलता है? तो एंग्जायटी होगी आपके, शेकीनेस मतलब शरीर काँपेगा आपका, है ना? स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और नौसिया यानी जी मचलाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं अचानक से छोड़ने पे, ठीक है? लॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग, अगर आप लंबा यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो इससे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। जैसे मैंने डोपामाइन बताया था अभी, है ना? डोपामाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ड्रग्स। तो नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है लॉन्ग यूज़ से, और इससे लिवर सिरोसिस भी होता है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो लिवर की सेल्स होती हैं, जो अच्छी सेल्स होती हैं, उनके जगह पे जो डैमेज सेल्स होती हैं, वो आ जाती हैं, है ना? धीमे-धीमे सेल्स जो होती हैं, वो डैमेज होने लगती है। तो लिवर जो आपका नॉर्मली अच्छे से दिखता था पहले, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ बना लेते हैं, है ना? ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है? जो आपका अच्छा लीवर था, उसमें क्या होती है, ऐसे सेल्स आती हैं, गंदी सेल्स, है ना? जो डैमेज हो जाती हैं सेल्स, वो कई सारी आपको आने लगती हैं। तो डैमेज, लीवर का कई पार्ट जो होता है, वो ऐसा डैमेज होने लगता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। छेद भी होने लगते हैं, है ना? सेल्स के अंदर छेद होने लगते हैं, तो ये होता है लीवर सिरोसिस। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है, जो कि कई सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कहते हैं, है ना? जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे जिम में हो गया, आप देखते हैं जो लोग जिम जाते हैं वो कई बार स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स में देखें, कई लोग, है ना, जो खेल होते हैं, ओलंपिक्स हो गया, कभी-कभी उसमें भी सुनने को मिलता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ किया जो कि इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, ठीक है? तो इस तरह के जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको यूज़ करने के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो अगर फीमेल है, तो उसके अंदर मैस्कुलिनाइज़ेशन हो जाएगा, मतलब थोड़े आदमियों वाले फीचर्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? मूड स्विंग होगा उसका, ठीक है?
एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी खराब जाएगी और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, ऑब्वियसली, जो कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ किसका, मेल का फीचर है ना, वो भी देखने को मिलेगा। क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जो क्लिटोरिस होता है उसका बड़ा हो जाएगा, वो वॉइस डीप हो जाएगी, ठीक है। तो ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, डीप अंदर भारी आवाज हो जाएगी, ठीक है। मेल के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा टाइप का आएगा, है ना, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होंगे, टेस्टिस का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी, मतलब उनको फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। किडनी और लिवर का डिस्फंक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। हाँ, तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है कई बार, है ना। और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो भी एनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है। बार्डनेस यानी सर के बाल भी चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मेल में देखी जाती है स्टेरॉइड्स को यूज करने में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पेज था और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है ना। तो कैसा लगा वीडियो आप ये जरूर बताइएगा। और अभी फिलहाल हम खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी डेंगू और चिकनगुनिया मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ नीट के बच्चों के लिए। अगर आप सिर्फ 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं तक आपको पढ़ना था। तो क्लास 12th वालों के लिए बाय, और नीट वालों के लिए हम 2 सेकंड में मिलते हैं। हाँ, तो कुछ इस तरीके से हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा मेरा जिस पे मैं लिखता था वो खराब गया है, तो हमें फिलहाल इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 डिसीज़ है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू की बात करते हैं, इसका जो पैथोजन होता है उसका नाम है फ्लेवी वायरस, और इसको डेंगू वायरस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंगू और डेंगी दोनों वर्ड को यूज़ किया जाता है, कई जगह पे डेंगी कहा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्लेवी वायरस नाम का इसका पैथोजन होता है। वेक्टर का जो नाम है इसका फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, ठीक है। तो नॉर्मली एडिस मॉस्किटो हम याद रखते हैं, लेकिन अब क्योंकि डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एडिस एजिप्टी मॉस्किटो नाम याद करना है, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर होता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, तो हाई फीवर, बहुत ही तेज फीवर होता है, वीकनेस आती है ना, हेडेक होता है, सर में दर्द, मसल में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, और नोजिया यानी जी मचलाना और वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो क्या चीज अफेक्टेड होता है, ये देखो। तो लीवर इज कॉमनली अफेक्टेड, जनरली क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है, और डिक्रीजिंग प्लेटलेट काउंट इज ए स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ डेंगू फीवर, है ना। तो ये कई बार देखा भी जाता है, प्लेटलेट काउंट से ही कई बार पता लगाता है। तो प्लेटलेट काउंट अगर कम हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है डेंगू फीवर का, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर दिखाया नहीं गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ऑर्गन का डैमेज हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है डेंगू के केस में, ठीक है। तो आपको तुरंत दिखाना होता है। सिम्टम्स यहाँ आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, आंखों में पेन, मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पे पेन, फीवर, हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग, रैश भी हो सकते हैं, है ना। तो ये डेंगू के सिम्टम्स है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट की बात करते हैं तो पीसीआर और NS1 नाम का टेस्ट होता है, जिससे डेंगू को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो रहा था उससे भी आप डेंगू को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो NS1 टेस्ट होता है वो NS1 नाम की एक प्रोटीन होती है, जो कि डेंगू के वायरस के इन्फेक्शन के बाद हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। इसी NS1 प्रोटीन को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर NS1 प्रोटीन दिख जाती है हमारी बॉडी में तो मतलब हमें डेंगू हो गया है, ठीक है। तो बस यही इतना था आपको डेंगू के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये इतना चीज़ है डेंगू के बारे में आपको याद करना है, ठीक है। बात करते हैं चिकनगुनिया की, तो ये तो और छोटा है, इसमें कुछ खास और भी नहीं याद करना है। चिकनगुनिया की बात करूँ तो इसका पैथोजन जो होता है उसको अल्फा वायरस कहते हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरस से होता है, ठीक है। पैथोजन इसका अल्फा वायरस होता है। वेक्टर जो होता है इसका मॉस्किटो होता है, और फीमेल मॉस्किटो ही होता है। यहाँ पे कौन सी, एडिस एजिप्टी भी हो सकता है और एडिस एल्बोपिक्टस, तो दो यहाँ पे स्पीसीज हैं मॉस्किटोज की, ठीक है। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, हेडेक, है ना, मसल में पेन होना, जॉइंट की स्वेलिंग हो जाना, रैशेस हो जाना, ये सब चिकनगुनिया हम देखते हैं। टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट से भी ये पता चल जाता है कि चिकनगुनिया हुआ है। और RT-PCR जो होता है, जो कि कोरोना वायरस में भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो RT-PCR से भी आपको चिकनगुनिया के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ ड्यू टू चिकनगुनिया इज रेयर। मतलब चिकनगुनिया से डेथ होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जनरली नहीं होती है। तो बस यही इतनी चीज़ें आपको डेंगू और चिकनगुनिया पे याद करनी थी, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर होता है एंड, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो चाहे क्लास 12th के लिए। दिस इज ऑल यू वांटेड टू नो। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बता देना, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहीं समझा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ लिया करो तुरंत, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।